Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our social science book and actually history book of the social science subject in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी सोशल साइंस सब्जेक्ट की हिस्ट्री की बुक को. एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर स्टडिंग द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक. ये इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस बुक का सेकंड लेसन विच इज जो कि है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है. ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और धीरे धीरे उसने अपने बंगाल से स्टार्ट करते हुए पूरे देश पर लगभग अधिकार कर लिया. तो किस तरह से कंपनी की सत्ता भारत में स्थापित होती है इसकी कहानी अपन लोग पढ़ रहे हैं. और हमने पढ़ा बंगाल के बारे में, बंगाल का नवाब, कैसे बंगाल के नवाब को हराया, कैसे धीरे धीरे फिर उन्होंने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, सेना रखना शुरू कर दिया. और एक्चुअली वो खुद सिंहासन पर नहीं बैठते थे. किसी भी रियासत को हराने के बाद में वहीं से किसी दूसरे को राजा बना देते थे और अपना एक अधिकारी वहां नियुक्त कर देते थे जिसको रेजिडेंट कहते थे. वहां पर सेना जो होती थी वो रखनी राजा को पड़ती थी, पर उसका सेना रखता वो रेजिडेंट था पर उसका खर्चा राजा को उठाना पड़ता था. तो इस तरह से बिना कुछ अपनी जेब से दिए हुए वो सेना अपनी रख पाते थे अलग अलग रियासतों में. यानी राजा उनके हाथ की कठपुतली मात्र होता था और बाकी पूरी ताकत अंग्रेजों के हाथ में होती थी. इसके साथ ही जो सहायक संधि वो लागू कर देते थे. जिस रियासत को जीत लेते थे तो सहायक संधि वो लागू कर देते, तो उसी के अंतर्गत वो रेजिडेंट की नियुक्ति करते थे. साथ ही हमने पढ़ा पिछली बार की मराठों से लड़ाई उनकी हुई और मराठों की सहायता से ही, हालांकि उन्होंने इसको हराया था टीपू सुल्तान को. टीपू सुल्तान को हराने के लिए मराठों की सहायता ली, बाद में मराठों से भी युद्ध किया उन्होंने. और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला जो पॉइंट है इस लेसन में, सर्वोच्चता का दावा. इट इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द लेसन. ये आज का जो वीडियो है वो सिक्स्थ वीडियो है इस लेसन का. सर्वोच्चता का दावा. उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी. तो अब जो पहले जो कंपनी ये सोचती थी कि भाई अपने को तो व्यापार करना है और कोई अपना वर्चस्व कायम नहीं करना है, व्यापार करना है, लेकिन अब वो आक्रामक नीति पर, क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी. लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे भारत के. ये याद रखना चाहिए. लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था, ये गवर्नर जनरल जो होता था वो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था भारत में. तो ये अलग अलग लोग रहे. उसमें से लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये झांसी की रानी वाले में भी नाम आता है इसका. तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था ये 1813 में आया था भारत में और 1823 तक यानी 10 साल तक रहा. ये 1813 से 1823 तक यानी 10 साल तक ये गवर्नर जनरल रहा भारत में. इसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई. कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है. अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उसको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी. यानी एक तरह से ये धौंसपट्टी थी कंपनी की. वो ये कहती थी कि हमारा जो शासन है वो सबसे ऊपर है, तो हम किसी को भी अधिकार में ले सकते हैं या अधिकार में लेने की धमकी दे सकते हैं. यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया रोक टोक नहीं चली. उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा बड़ी प्रसिद्ध है, देखिए यहाँ पर कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई मूर्ति. ये बड़ी वीरांगना थी. कित्तूर की रानी चेन्नम्मा बहुत प्रसिद्ध है. तो जब इन्होंने कित्तूर जो कर्नाटक में है आजकल, उसके छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया. 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया. 23 तक तो ये था, 1813 से 23 तक तो ये था हेस्टिंग्स था. यानी 24 में इसको गिरफ्तार किया, यानी हेस्टिंग्स के बाद वाले ने किया.
तो 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 29 में उन्हें जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। 24 से 29 तक वो जेल में रहे, 5 साल तक। 24 इसके बाद 25, 26, 27, 28, 29, 5 साल तक जेल में रही वो, और उसकी मृत्यु जेल में ही हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिशोध जारी रखा। देखिए कैसे लोग संघर्ष किया उस जमाने में अंग्रेजों से। देखिए उसकी जेल में ही मृत्यु हो गई, कितना खतरनाक संघर्ष हुआ, और बाद में भी उसके चौकीदार ने इस प्रतिरोध जारी रखा। कितनी एक गौरव गाथा रही होगी इनकी। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे भी पढ़ेंगे। यानी कि भारत का खून इतना ठंडा नहीं था भारत के लोगों का कि वो अंग्रेज जो करते उसको सहन कर लेते। तो वो एक पंक्ति आती है ना कि यूनान रोमा मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये ऐसा दुनिया में कई ऐसी संस्कृतियां रही है जो मिट गई, मतलब पूरी धरती से ही गायब हो गई। वो कभी अपने आप में बड़ी महान संस्कृतियां रही थी वो, लेकिन वो समाप्त हो गई। लेकिन भारत की मिट्टी में ऐसी काबिलियत है कि कितने लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, अनेकों सालों तक गुलाम भी रहा देश, लेकिन फिर भी संस्कृति खत्म नहीं हुई भारत की, और भारत के लोग टकराते रहे, कभी कोई कभी कोई। ठीक है, संगठित प्रयास नहीं हुआ, लेकिन टकराते रहे अंग्रेजों से और बाहरी ताकतों से। कि और भी कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में पढ़ेंगे। तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का नाम जरूर याद रखें आप। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरी एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उत्तर पश्चिमी में अपना राजस्थान आ गया, मतलब उत्तर ऊपर वाला है और पश्चिम में अपन है, तो उत्तर पश्चिमी यानी अपना राजस्थान हो गया, उसमें पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया ये। तो वो उधर से रूस ऊपर, रूस पड़ता है अपने अफगानिस्तान के उधर, तो उनको लगता था कि रूस भारत में नहीं आ जाए, वो यहाँ पर अधिकार नहीं कर ले, तो इसलिए वो खुद कंपनी ये चाहती थी कि उत्तरी पश्चिमी भारत पे भी वो अधिकार कर ले। उन्होंने 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी का शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। तो महाराणा रणजीत सिंह सिख थे और इन्होंने खूब लोहा लिया अंग्रेजों से, दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। यानी अंग्रेज लोग भी कम नहीं थे, लंबी लड़ाइयां लड़ते रहते थे और कई लोग उनके मारे भी गए भारत में। तो ये अंग्रेज भी थे, लेकिन उनका यही था कि वो व्यवस्थित रूप से करते थे काम को, यानी सिस्टमेटिक तरीके से करते थे और एक पावर थी उनमें, संगठित शक्ति थी। भारत में क्या है, छोटी छोटी रियासतें थी, एक रियासत को वो कब्जे करते तो दूसरा वाला नहीं बोलता था, उनको लगता था अपने तो जान बची हुई है कम से कम, तो अगला नंबर उसका भी आ जाता था। तो ये जो भावना है, संगठन की शक्ति का अभाव जो था, उसी के कारण से देश को गुलाम रहना पड़ा। धीरे धीरे एक एक को निपटाते गए अंग्रेज। अब है विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी। ये डलहौजी 1848 से 56 के बीच में था। 1856 के बाद तो 57 में क्रांति हो गई थी, 1857 की क्रांति, जिसमें लक्ष्मीबाई और ये तात्या टोपे, झांसी की रानी, ये सब थे। तो 1856 के बीच 56 तक उन्होंने एक अधिग्रहण की लहर चलाई, यानी खूब रियासतों को अपने अंडर में किया अधिग्रहण में। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। तो ध्यान रखना है कि विलय नीति किसने अपनाई थी? डलहौजी ने। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिश नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे 1848 में सतारा, 1848 में सतारा हो गई,
1850 में संबलपुर, 1850 में संबलपुर को हथिया लिया उन्होंने, अधिग्रहण कर लिया। 1852 में उदयपुर को कर लिया, 1853 में नागपुर को कर लिया और 1854 में झांसी को कर लिया। अंग्रेजों के हाथ से चली गई। हालांकि झांसी की रानी ने बहुत संघर्ष किया। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। कितने अपने आप को भले दिखाते थे वो। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी पर से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। ये विद्रोह शब्द ठीक नहीं है, क्रांति कहना चाहिए। अभी भी क्या है कि किताबों में बहुत सारी चीजें है ना, उस ढंग से नहीं है जिस ढंग से पढ़ानी चाहिए। तो 1857 की क्रांति थी वो। और यहाँ पर दिख रहा है आपको एक फोटो, ये महाराजा रणजीत सिंह है, जिन्होंने जीते जी अंग्रेजों को हाथ नहीं लगाने दिया पंजाब को। महाराजा रणजीत सिंह का दरबार, ये दरबार की फोटो बनाई हुई उस टाइम की। एक और फोटो है संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र है ये। और यहाँ तक पढ़ लिया अपनी गतिविधि दी हुई है। एक कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं, यानी जिस नवाब को उन्होंने अवध का जो नवाब था उसको गद्दी से हटा दिया, उन्होंने कब्जा कर लिया वहां पर, उसके आप भतीजे हैं। आपको बचपन से ही यह एहसास कराया गया कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे। आपको कैसा लगा? तो ये आपको करना है, गतिविधि नोटबुक में लिखनी है और ये क्वेश्चन टाइप प्रश्न लिख देना है इसके आगे। आपको कैसा लगेगा तो आपको आंसर में लिखना है। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और अंग्रेजों के प्रति हमारे मन में एक रोष पैदा हो जाएगा। और आगे एक और प्रश्न है, उसका भी लगातार पैराग्राफ चेंज करके जवाब देना। राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम जनता के को साथ में लेकर आसपास की रियासतों का सहयोग लेकर के अंग्रेजों से मुठभेड़ करेंगे, अपने राज्य को बचाने की पूरी प्रयास करेंगे और एक संगठित शक्ति का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। आसपास के राजाओं से मिल करके एक बड़ी ताकत बनाने की कोशिश करेंगे और अंग्रेजों को भगाने की कोशिश करेंगे, अपने पूरे देश को आजाद कराने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें आप गतिविधि में लिख दें। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, 3 नक्शे दिए हुए हैं। देयर आर 3 मैप्स हियर। 3 मैप्स हैं ये इंडिया के, भारत के, जबकि पाकिस्तान भी भारत में ही था। ये हिस्सा भी तो नहीं है भारत में, पाकिस्तान बन गया आजकल। ये हिस्सा अफगानिस्तान बन गया आजकल। ये हिस्सा इधर बांग्लादेश बन गया आजकल, टुकड़े हो गए देश के। तो ये पहले अखंड भारत था, ये सब कुछ भारत में ही था। तो ये अखंड भारत के 3 चित्र हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे मैं आपको बता देता हूं। भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं, ये जो चित्र है ये 1797 का है। उसके बाद का ये चित्र है 1840 का और ये चित्र है 1857 का, यानी 3 स्टेप बाय स्टेप है। ये सबसे पुराना चित्र है, ये बीच का है, ये बाद का है। अब देखो इनमें ये जो कलर है ना, ये पीला कलर, येलो वाला, ये अंग्रेजों का शासन है, ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र। ये शुरुआत में बंगाल से शुरू हुए थे, वो पता है आपको, कलकत्ता से। एक मद्रास में था उनका शासन यहाँ पर। तो ये एरिया शुरू में उनके पास था, अभी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो येलो कलर है ना, ये ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र का है। और ये जो दूसरा कलर है, ये पिंक कलर, ये क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था। तो 2 टाइप के कलर है। कुल मिला के अपने को ये देखना है कि येलो वाला कलर कितना है, पहले कितना है, बाद में कितना है और ये लास्ट में कितना बढ़ जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं। इन नक्शों को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रखकर देखें। तीनों नक्शों में उन इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे। अब देखते हैं अपन इसको। देखो ये पहला, देखो आप, पहला ये जो चित्र है ये 1797 का है। 1797 में अंग्रेजों के पास केवल ये एरिया था, देख रहे हैं आप, ये पूरा नहीं था। ये जो पिंक वाला एरिया ये अंग्रेजों के पास नहीं था 1757 में। यानी कि ये एरिया जो है ये कुछ तो उत्तर प्रदेश का एरिया है, कुछ बंगाल का एरिया है, यानी बंगाल ही मान लीजिए आप।
बनारस भी है, यानी उत्तर प्रदेश है। आजकल बनारस जो है उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश जो आजकल है वो उसका कुछ हिस्सा और बंगाल का कुछ हिस्सा, कलकत्ता है, देखो कलकत्ता बंगाल की राजधानी है। और उसके बाद में उड़ीसा का कुछ हिस्सा, और यहाँ पर दक्षिण में कुछ छोटे मोटे हिस्से, केरल का कुछ हिस्सा है, ये कुछ तमिलनाडु का हिस्सा है। ये मतलब बहुत कम दिख रहा है आपको, पीला कलर जो दिख रहा है वो उतना ही था अंग्रेजों के पास 1797 में। फिर उसके बाद 97 के बाद 40, यानी कि लगभग 42-43 साल के बाद में, 42-43 साल के बाद इतना और आ गया इसकी कब्जा, मतलब बढ़ गया। देखो दिख रहा है आपको, येलो कलर बढ़ गया है। तो अब क्या आ गया, देखो पहले जो उनके अंडर में था वो तो था ही, उसके अलावा हालांकि देखो कुछ चीजें गायब भी हुई है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा ही येलो है, अभी इधर यहाँ पर देखो येलो नहीं है कुछ, यानी कुछ हिस्सा इनके हाथ से निकला भी है। अब देखो बढ़ा किधर है इनका, तो ये इधर पूरा गलियारा बढ़ा दिया इन्होंने। उत्तराखंड, आजकल जो उत्तराखंड है इधर तक बढ़ा दिया इन्होंने अपना शासन। और ये पहले नहीं था, देखो ये मध्य प्रदेश में नहीं था, ग्वालियर वगैरह, तो ये नहीं था। तो ये देखो पहले नहीं था, अब ये मध्य बीच का एरिया भी हत्या लिया, यहाँ पर भी कुछ कब्जा कर लिया इन्होंने। साउथ में काफी कर लिया, साउथ पूरा कर लिया लगभग। मैसूर, ये टिप्पू सुल्तान वाला रहा केवल मैसूर, और एक ये यहाँ पर रहा है केरल का कुछ हिस्सा, बाकी अधिकतर काफी कर लिया। अब देखो उसके बाद 40 के बाद में 57, यानी 17 साल बाद में और बढ़ा लिया इन्होंने। अब देखो पूरा गलियारा, यानी यहाँ से थे वो कलकत्ता थे, पूरा गलियारा बना दिया इन्होंने। कलकत्ता से लेकर लाहौर तक ये पूरा एरिया कब्जे में कर लिया। राजस्थान का हिस्सा कुछ छूटा हुआ है, देखो ये नहीं था उनके अंडर में। गुजरात का कुछ हिस्सा कर रखा है उन्होंने कब्जे में। साउथ में काफी बढ़ गए हैं पूरा। तो ये मध्य प्रदेश में भी काफी बढ़ गए हैं। तो ये देखिए आप, इस तरह से कंपनी का प्रभाव बढ़ा। 97 में बहुत कम था, बंगाल था केवल, उड़ीसा था और ये केरल का कुछ पार्ट था, और बाद में ये बढ़ गया। और इधर ये दिख रहा है आपको, स्टेप बाय स्टेप उनका जो बढ़ रहा है वो यहाँ पर दर्शाया गया है इनमें। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, नए शासन की स्थापना। ये हालांकि आपके कट कर दिया गया है, देखो कुछ सिलेबस कट कर दिया है गवर्नमेंट ने, उसमें मैंने मार्किंग की है, तो ये भी कट कर दिया नए शासन की स्थापना। अब हालांकि एक पॉइंट कट किया है, बाद वाले तो है नहीं कट, है ना, तो वो मतलब नहीं है एक पॉइंट को छोड़ने से, तो अपन इसको पढ़ लेते हैं। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो 1773 से 75 तक थे, हेस्टिंग्स जो थे वो 1773 से 85 तक थे। वॉरेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे, पहले इसका किसका लिखा हुआ था, 13 से 23 तक किसका बताया हुआ था, हेस्टिंग्स, यहां तो लिखा हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक, और ये लिखा हुआ है 1800, यहाँ अलग ही लिखा हुआ है। ये दोनों में मिसमैचिंग है भाई, देखेंगे बाद में, टैली करेंगे इसको। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, आप सैटरडे को आओ तो पूछ लेना मुझसे, गूगल करके देख लेंगे अपन। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, जो यहाँ पर अलग लिखा हुआ है वहां पर अलग लिखा हुआ है, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। बंगाल में तो पहले थी ही वो, बंबई में यानी कि महाराष्ट्र में, मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल, तीनों जो गवर्नर होते थे अलग अलग 3 प्रेसिडेंसी थी। याद रखना ये कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई, तीनों के अलग अलग 3 गवर्नर थे, और तीनों के ऊपर जो गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए, भारत में नहीं किए, प्रशासकीय सुधार यानी अपना जो सिस्टम था उनका, उसमें उसने वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई।
इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। देखो अंग्रेजों ने जो सिस्टम चलाया ना, आज भी लगभग वही सिस्टम चल रहा है भारत में। आज भी ये जो फौजदारी न्यायालय अलग होता है, दीवानी न्यायालय अलग होता है, यानी वो जो सिस्टम तहसीलदार और ये एसडीएम, ये सब कलेक्टर, अंग्रेजों के ही सिस्टम है ये सारे। तो इस व्यवस्था को प्रावधान किया गया था कि हालांकि ये सुधार की श्रेणी में माना जाता है इसको, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि उनके चलाए हुए सिस्टम अभी भी फॉलो हो रहे हैं। कुछ नया करना चाहिए था, कुछ डिफरेंट हो सकता है और अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें वही फॉलो चल रही है अभी। तो ये भी एक सुधार किया उसने कि इसमें उसने 2 न्यायालय किए हर जिले में, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी का मतलब जमीनों से जुड़े हुए जो केस होते हैं उनके लिए, और फौजदारी यानी मारपीट के और फिजिकल जो केस होते हैं उनके लिए। अलग अलग 2 उन्होंने न्यायालय कर दिए। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जो अंग्रेजों के जो यूरोप से आए हुए जिला कलेक्टर जो होते थे वो दीवानी, अभी भी रेवेन्यू के वही होते हैं, रेवेन्यू का काम ये कलेक्टर देखते हैं। तो मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वो भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। यानी काजी और मुफ्ती, काजी क्या होता है देखो इधर लिखा हुआ है, एक न्यायाधीश होता है, उर्दू में काजी शब्द है, तो न्यायाधीश को काजी कहते हैं। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले देते हैं। और महाअभियोग, एक महाअभियोग भी आगे आएगा। अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था हेस्टिंग्स, उस पर उसके देश में है ना, इंग्लैंड में उसके ऊपर मुकदमा चला, क्योंकि उसने बहुत भ्रष्टाचार किया था, सही चलाया नहीं शासन को भारत में। तो उसके लिए उस पर बहुत बड़ी महाअभियोग की एक कार्रवाई होती है, बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। क्या होता है महाअभियोग, वो बताया गया है यहाँ पर। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, तो उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन, उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाअभियोग कहा जाता है। तो बड़े लोगों के खिलाफ जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई ऐसा दुराचरण करता है, गलत आचरण करता है, तो उसके खिलाफ जो आरोप लगाया जाता है और उस पर जो कार्रवाई होती है, मुकदमा जो चलता है, वो महाअभियोग कहलाता है। महा यानी बड़ा मुकदमा एक तरह से। तो ये वारेन हेस्टिंग्स पे भी लगा था जब वो अपने देश में गया था। तो 1772 में एक नई न्याय प्रणाली उसने की। 2 अलग अलग हर जिले में 2 न्यायालय बना दिए, दीवानी और फौजदारी। फौजदारी का जो दीवानी का जो मुखिया होता था वो कलेक्टर होता था। दीवानी यानी जमीनों से जुड़े हुए, टैक्स से जुड़े हुए मसले। और ये फौजदारी जो मारपीट है, लूट है, हत्या है, फिजिकल जो होते हैं, वो जो मुकदमे होते थे उनका जो है ना, वो काजी और मुफ्ती उसमें उनको ही रखा हुआ था। और काजी और मुफ्ती यानी मुफ्ती तो अब देखो, मौलवी और हिंदू पंडित जो भले ही ये है ना, दीवानी का मुखिया कलेक्टर होता था, लेकिन भारत में क्या सिस्टम है, क्या नियम कायदे, उनकी व्याख्या मौलवी और पंडित रखे हुए थे उनके लिए। वो उस कलेक्टर को बताते कि भारत में क्या सिस्टम है, न्याय वो ही करता था, कलेक्टर ही। और यहाँ पर जो फौजदारी अदालतें थी उसमें काजी तो न्याय करता था और मुफ्ती उसकी भारतीय जो सिस्टम था उसकी व्याख्या करता था। तो मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। भले ही काजी न्याय करने वाला होता था, लेकिन कलेक्टर की देखरेख में ही वो काम करता था। तो ये एक जो नया सिस्टम है, ये वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था 1772 में। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, काफी लोग दिख रहे होंगे आपको। एक बड़ा हॉल है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे। ये अंग्रेजों का संसद है। वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा, आरजी पोलार्ड का चित्र है ये, उसके बनाया हुआ आरजी पोलार्ड के द्वारा 1789 में। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा, यानी यहाँ से जो वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेते थे तो वापस इंग्लैंड में चले जाते थे। तो वापस जो वो 1785 में इंग्लैंड लौटा, तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने की आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल चला। तो महाअभियोग का मुकदमा किस पे चला? वारेन हेस्टिंग्स पे चला, ये याद रखना है आपको।
और ये न्याय प्रणाली में सुधार किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने किया, 1772 में किया। तो ये नए शासन की स्थापना के अंतर्गत ये बताया गया है। और अब अपना टाइम हो गया है कंप्लीट। अभी का वीडियो अपने को कंप्लीट करना होगा, फिनिश करना होगा। आगे अपन लोग फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे इनकी, अंग्रेजों की। क्या है, कई चीज़ें अभी भी अंग्रेजों की तरह ही चल रही है। कुछ किताबों में भी कुछ चीज़ें अंग्रेजी हिसाब से ही चल रही है, धीरे धीरे होगा सुधार। तो ये चीज़ें इसमें देखो, दो चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा। एक तो सने याद करने की कोशिश करो कि कौन सी चीज़ कौन से सन में हुई थी, और एक जो ऐसे कोई खास बात होती है ना, उसको दिमाग में रखने की कोशिश करो। तो ये खाली रीडिंग नहीं, बल्कि इनको जो चीज़ें हैं उनको दिमाग में फिट करने की भी कोशिश चलती रहे अपनी। और एक कहानी के रूप में याद रखो इस सब को। ऐसा मत सोचो कि अपने को टेंशन में नहीं लेना है कि अपने को याद करना है या रटना है। रटने वाली बात नहीं है। एक कहानी कैसे याद रहती है कि कैसे अंग्रेज आए, कौन कौन से राज्य में उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ से युद्ध लड़ा, भारत में कौन कौन वीर लोग थे जिन्होंने युद्ध लड़ा। तो उनको सबको याद रखने की कोशिश करें, तो वही नॉलेज होगा अपने लिए। आगे हम आगे की चीज़ें भी पढ़ेंगे, कंपनी की फौज के बारे में। लगभग अगले वीडियो में हो जाएगा अपना ये लेसन, और लगभग बस अगले 2 पेजेज रहे, फिर हो जाएगा कंप्लीट। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।